वेलकम जी। हमारे वर्तमान और संभावित निवेशक सर कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर जिस देश में वृद्ध बुढ़ापे को अगर सही से पेंशन मिल जाएगा तो उस देश का वृद्धाश्रम बंद हो जाएगा, वृद्धाश्रम बंद हो जाएगा और बालक बच्चों की इज्जत बच जाएगी, बुढ़ापे का रुतबा संवर जाएगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान को जब बुढ़ापे में अच्छे से पेंशन मिल जाए तो वो अपने बच्चों के ऊपर फाइनेंशियली निर्भर नहीं रहेगा, उन्हें ओल्ड एज वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी क्रम में सर एनपीएस सिंस 2004 से नेशनल पेंशन सिस्टम कह लीजिए, नेशनल पेंशन स्कीम कह लीजिए, भारत में लागू है। क्या यह म्यूचुअल फंड के स्कीम जैसा ही है या फिर उससे कुछ ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, एक आम जनता जिसको की इच्छा है, 18 साल से ऊपर का उम्र है, वो इसमें निवेश कर सकता है। तो सरोकार तो है। ऐसे में आज देखते हैं कि क्या यह म्यूचुअल फंड के और जो इक्विटी रिलेटेड स्कीम है या हाइब्रिड फंड है उससे कुछ बेहतर है क्या? चलिए आज इसको देखते हैं। एनपीएस के तहत क्या नेशनल पेंशन स्कीम जो कि 2004 में सरकार लेके आई थी, लगातार इसमें सुधार हुए हैं। पहले केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था, बाद में सबके लिए खोल दिया गया। लेकिन इसकी अच्छी और खट्टी बातें आज आपको दिखाऊंगा और फिर आप डिसीजन निकालिएगा कितना कुछ बेहतर ये आपके लिए है। चलिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आपने पैसा लगा दिया तो आप एकदम निश्चिंत हैं, आपको एक निश्चित रकम मिल ही जाएगी जब आप रिटायर होंगे। तो सर जरा ठहरिए, निश्चित रकम वो फ्लक्चुएट करेगी। क्यों फ्लक्चुएट करेगी? जैसे आप म्यूचुअल फंड में सर इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो आपका एनएवी का रेट फ्लक्चुएट करता रहता है, ऐसे ही सर नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप 100 रुपये लगाते हैं तो उस 100 रुपये में 60 रुपये तक कैसे कैसे लगता है वो भी बताऊंगा। इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में सरकार लगाती है जिसको कि पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करती है। अर्थात यहाँ भी फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका 60% कॉर्पस जो कि लंप सम के रूप में आप निकालते हैं वो डिपेंड करता है। चलिए पहले आपको दिखा दूं कि भारत में कौन से पेंशन फंड रेगुलेटर्स हैं जो कि आपके इस 60% एक्सपोजर को मैनेज करते हैं। एक एक करके क्रमवार में आपको नाम बता दूं। पहले एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एलआईसी, यूटीआई, कोटक जैसे पीएफएमए है, एक्सिस, टाटा, आदित्य बिरला, मैक्स लाइफ और डीएसपी, कुल मिला के 10-11 पेंशन फंड मैनेजर्स जिसको भारत सरकार ने नियुक्त कर रखा है। ये सारे के सारे हमारे आपके द्वारा दिए गए एनपीएस में जो 60% अमाउंट इक्विटी है उसे मैनेज करते हैं। और मुख्य रूप से सर आपके पैसों को ये कहां लगाते हैं, इसको गवर्नमेंट ने दिया हुआ है ब्रेकअप कि आप इक्विटी में पैसा लगाएंगे और गवर्नमेंट और प्लस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाएंगे। ठीक है सर। लेकिन एक रिसेंट जब ये ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिरकार इक्विटी एक्सपोजर्स में जो पैसा लगाया गया है, क्या अगर इस पैसे को निफ्टी 100 में लगा दिया गया होता तो उनका रिटर्न क्या इस रिटर्न को आउट परफॉर्म कर पाता क्या? वंस मोर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस दिस लाइन कि अगर इसी पैसे को निफ्टी 100 के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसमें लगा दिया गया होता तो कौन सा वाला कॉर्पस ज़्यादा रिटर्न बनाता? सर अगर सिर्फ एचडीएफसी को छोड़ दूं तो बाकी सब ने निफ्टी 100 के बेंचमार्क को क्रॉस नहीं किया है, निफ्टी 100 के बेंचमार्क से नीचे ही रहे हैं सबके परफॉर्मेंस। मसलन एचडीएफसी का सर 13.4% का रिटर्न रहा है, वहीं एसबीआई, आईसीआईसीआई, एलआईसी, यूटीआई, कोटक, एक्सिस, टाटा, आदित्य बिरला, मैक्स लाइफ और डीएसपी ये सब के सब 9.25% से लेकर 10% तक रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी 100 ने 12% से ऊपर का पर एनुअल रिटर्न दर्ज किया है। तो ये एक कंसर्न आपके लिए रह सकता है। ऐसे में आप कहेंगे कि साहब जब मैं अपना पैसा लगाता हूँ तो क्यों नहीं मुझे इसको बैलेंस करने का राइट मिलता है। एनपीएस में भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनपीएस में भी अगर आप चाहें कि मैं अपने फंड को खुद से स्विच करूं, मैं फंड मैनेजर चेंज करूं, तो इन पूरे एम्बिट में एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एलआईसी, यूटीआई में आप स्विच कर सकते हैं। अगर आप किसी के फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस आपको पसंद नहीं आता है तो सालाना एक बार या अधिकतम 2 बार आप ऐसा
कर सकते हैं। अगर इसमें भी दो ऑप्शन दिए गए होते हैं, एक बोला जाता है ऑटो और दूसरा बोलते हैं एक्टिव। ऑटो का मतलब होता है, ऑटो अगर ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है तो फंड मैनेजर उसको आपके द्वारा दिए गए फंड को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। वो अपने हिसाब से मैनेज करते समय इन 4 बातों का ध्यान रखते हैं, जिसमें कि लोअर रिस्क प्रोफाइल, मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल, हायर रिस्क प्रोफाइल और वेरी हाई रिस्क प्रोफाइल रहता है। और ये रिस्क प्रोफाइल डिपेंड करता है कि उस सब्सक्राइबर जी हाँ, यहाँ सब्सक्राइबर करते हैं। एनपीएस में अगर आपने अकाउंट खुलवाया है तो आपको एक प्रान नंबर दिया जाता है, परमानेंट रियल अकाउंट नंबर होता है, जिसमें कि आपको सब्सक्राइबर के नाम से इंगित या संबोधित किया जाता है। करेक्ट। अब देख लेते हैं वो अगर किसी का एज ज़्यादा है तो उसको लोअर रिस्क प्रोफाइल में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, थोड़ा सा ज़्यादा कम एज है तो मॉडरेट रिस्क में, और कम एज है तो हाई रिस्क, और इस हिसाब से वेरी हाई रिस्क, ये 4 कैडर में वो आपके पैसे को लगाते हैं। और इस समय एक बातों का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि 75% इक्विटी रहेगा 50 साल की एज से पहले। अगर सब्सक्राइबर की एज 50 साल से पहले की है, कम की है, 49, 48, 30, 25, 19, 20, 18 से ऊपर और 50 के नीचे है तो 75% इक्विटी में रखेंगे। वहीं पे धीरे धीरे फिर उसके बाद 2.5% एनुअलाइज्ड के हिसाब से उसे नीचे करते जाएंगे और फिर डेट में ट्रांसफर कर लेंगे। ये ऑटो के ऑप्शन है। बहरहाल आपको खुद भी ये ऑप्शन दिया जाता है, एक्टिव मोड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आप स्विच खुद भी कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू इक्विटी पे आपको 50 साल का ब्रैकेट मेंटेन करना होगा। करेक्ट। अब ये सारी बातें आपको बता दी हैं। अगर आपको भी एनपीएस अकाउंट खोलने की इच्छा हो रही है, क्योंकि पेंशन हर किसी इंसान की रिक्वायरमेंट है। हालिया अगर मैं आपको एक बात बता दूं, मैक्स ने एक स्टडी किया अर्बन एरिया का, तो ये पाया कि 100 में से 90 50 साल से ऊपर के व्यक्ति को इस बात का दुख है, इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने 19-20 साल की उम्र से ही पेंशन के लिए अरेंजमेंट क्यों नहीं शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ आंकड़े और रिसर्चर्स के भी जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया है उनके भी आते हैं कि 70% ऐसे लोग हैं जो 50 साल की उम्र जब क्रॉस कर जाते हैं तो उसे इस बात का रिग्रेट रहता है कि उन्होंने 20-21 साल की उम्र से ही पेंशन के लिए थोड़ी थोड़ी रकम क्यों नहीं बचाई। ऐसे में अगर आपको एनपीएस में अकाउंट ओपन कराना है तो आपको www.nps में डिस्क्रिप्शन में उसका वेबसाइट भी डाल दूंगा, आप जरूर चेक करके देख सकते हैं। और अकाउंट ओपन करने के लिए अगर 2 तरह के अकाउंट होते हैं जो मैं आपको बता दूं, टायर 1 अकाउंट और टायर 2 अकाउंट। टायर 2 अकाउंट वही लोग खुला सकते हैं जिनको टायर 1 अकाउंट पहले से खुला हुआ है। टायर 1 अकाउंट खुलवाने के लिए मिनिमम 500 रुपये चाहिए होते हैं, जबकि टायर 2 में 250 रुपये ऐड ऑन करके और फिर फर्दर 1000 में कर सकते हैं। मैक्सिमम इनफाइनाइट है, सब्जेक्ट टू योर इनकम, बट चूंकि इस पे टैक्स डिडक्शन ओल्ड रिजिम में मिलता है तो लोगों का अक्सर 1.5 लाख वाला माइंडसेट बना हुआ है इसके अंदर। करेक्ट। अब दूसरी चीजें आपको बता दूं, कुछ अच्छी बातें और कुछ खट्टी बातें। अच्छी बातें, सबसे पहला कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि एनपीएस में 3 साल के बाद कुछ पैसे आप निकाल भी सकते हैं। हाँ, एनपीएस में आप 3 साल के बाद अगर चाहें तो आपका खुद का कंट्रीब्यूशन जितना है उसका 25% तक निकाल सकते हैं। सपोज करिए 3 साल के अंदर आपने 1 लाख रुपए जमा किया है और कॉर्पस वैल्यू अगर 2 लाख बन गई है तो आपके द्वारा जमा किए गए 1 लाख का 25% अर्थात 25,000 तक आप निकाल सकते हैं। तो इसको भी अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इमरजेंसी हो तो यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप ऐसा नहीं कि आप बंध गए हैं इस पीएफएमए के साथ, अगर आपकी इच्छा है तो खुद भी इसे स्विच भी कर सकते हैं। अब आते हैं खट्टी बातें जो आपको पसंद नहीं आएंगी, वो बता देता हूं। सबसे पहला कि पेंशन की रकम पर सिर्फ 6 से 8% तक का ब्याज मिलता है। आपके द्वारा दिए गए रकम में जो पैसा इक्विटी में लगता है वो तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, लेकिन जो पैसा डेट में लगता है वहां पे मात्र 6 से 8% तक का रिटर्न आता है, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है। ये खट्टी बातें हैं। लंबी अवधि का लॉकिंग है, क्योंकि इसमें अमूमन रिटायरमेंट को फोकस किया जाता है तो लंबी अवधि तक आपको पैसा रखना पड़ेगा। वहीं ये एग्जेम्प्ट कैडर में नहीं आता है, क्योंकि आपने पैसा लगाया वहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, रिटर्न आया वो भी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन जब एन्युइटी लोगे सर, आप जो 40% आप एन्युइटी लेते हो, वो एन्युइटी आपको उस समय के आपका जो टैक्स स्लैब है उसमें टैक्स लगेगा। फर्दर आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें
ऑटो चॉइस में अगर आप लगाते हैं तो एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव, ये तीनों तरह से किस तरह से 75%, 50% और 25% घटता रहता है। तो एनपीएस में सबसे 2-3 चीज़ें आपने देख ली। अगर खट्टी बातों की बात करूं तो यहाँ पे लॉकिंग रहता है, और मीठी बातों की बात करूं तो यहाँ पे एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट रहता है। ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे, म्यूचुअल फंड के और रिटायरमेंट प्लान को आप चूज करेंगे, और या फिर ये पोस्ट बजट आपके पास क्या डिसीजंस होंगे, मुझे भी सुझाव में लिखिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।